गुड आफ्टरनून, क्या मैं लाइव हूं? वेरी गुड आफ्टरनून। एक मिनट देख लें क्या मैं लाइव हूं बच्चों? अपकमिंग यही वाली है शायद। हाँ यही है जी, एवरीथिंग इज फाइन। गुड आफ्टरनून, क्या मैं लाइव हूं? हाँ हो गया क्लियर। बच्चे बड़े परेशान हैं, बच्चे बड़े परेशान हैं। अभी लाइव हैं आप लोग, ये बताएं ठीक आ रहा है सब कुछ सामने? पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी है, रैंकर्स 3.0 एप्लीकेशन पे है, यूपीएसआई रैंकर्स 3.0। अभी आप लोग हैं? सब लोग आ गए हैं, सब लोग लाइव हैं? मुझे बताएं, मुझे एक्चुअली दिख क्यों नहीं रहे हैं? हाँ ठीक है, अब देखें, अब देखें, अब सुनो बात को गौर से। तुम लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हो, बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो। मैं जरा अपना फोन बंद कर लूं ताकि बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, फोन बंद करिए। देखिए बात को गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, फिर हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात ये, अभी तक जो हुआ है, जो बच्चे परेशान हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, जो बच्चे नए हैं, मैंने आपको बताया कि जो यूपीपीएसआई का जो हमारा सिलेबस है उसमें एक है मेरा सब्जेक्ट पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान और राज्य व्यवस्था, जिससे हमारे लगभग 14 से लेके 18 के बीच में क्वेश्चन बनने की संभावना है पक्का। दूसरा सब्जेक्ट है मेरा बीएनएस, फिर यहीं से एक सब्जेक्ट है बीएनएसएस, और एक है कंप्लीट एक्ट्स, यानी महिला, बच्चे, है ना, और अपना प्रदूषण और सुरक्षा, और अपना जो भी आईटी वाईटी जो भी है सेक्ट, ये वाली मैं फ्री करा रहा हूं यूट्यूब पे। अब इसके लिए बड़ा ड्रामा चल रहा है, बहुत ज्यादा ड्रामा, कि फ्री क्यों करा रहे हो? कुछ बच्चे कह रहे हैं फ्री कराओ, कुछ कह रहे हैं फ्री बिल्कुल मत कराओ। सुन लो गौर से बात को, मैं आज क्लियर कर रहा हूं। ये फिलहाल फ्री है, आप सबके लिए फ्री है। आज इसकी 4th क्लास है, अब ये रेगुलर रहा करेगी। इसका शेड्यूल आज शाम को 5 बजे तक मैं फिक्स कर लूंगा। मेरी 3 क्लासें होंगी, गौर से सुन लो जो बच्चे परेशान हैं। पॉलिटी का मैं बैच शुरू कर चुका हूं एप्लीकेशन पे, इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो पहली बात तो ये क्लास आज जो चलेगी, आज 3:30 बजे चलेगी, आज एप्लीकेशन पे, इंडियन कोचिंग एप्लीकेशन पे। तीसरी क्लास जो होगी, 2 डेमो देनी थी, 2 मैंने दे दी। आज 3:30 बजे क्लास है। तो जो बच्चे एप्लीकेशन पे मुझे ढूंढ रहे हैं कि पॉलिटी क्लास कब होगी, वो एप्लीकेशन पे होगी आज 3:30 बजे। क्लियर? फिर मैं 5 बजे यूट्यूब पे आऊंगा, 5 PM यूट्यूब पे आऊंगा। ये देख लो, देखो मेरी 2-3 बैच हैं। मैंने क्या कहा, एक तो मुझे पॉलिटी पढ़ानी है भाई, 1.5 घंटा तो कम से कम यहां 1.5 से 2 घंटे मुझे पॉलिटी पढ़ाने के लिए चाहिए, क्योंकि जब मैं फ्लो में आता हूं अपने, तो समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। अब तुम गौर से सुनना, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि जब मैं गले पे ज्यादा प्रेशर डालता हूं तो मेरा गला बैठना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयां वगैरह मैं कल ले आया सब कुछ, क्योंकि जो मैं एलोपैथी खा रहा हूं उससे मेरी सेहत खराब हो जाती है। तो 1.5 से 2 घंटे तो मुझे यहां चाहिए, प्लस बीएनएस जो मैं यूट्यूब पे फ्री करा रहा हूं, 1.5 घंटे की क्लास लगभग यहां चाहिए, 1.5 से 2 घंटे की क्लास ही यहां चाहिए। और एक हमारी ये तीसरी क्लास आ रही है, जिसका मैंने पोस्टमार्टम सीरीज ही वो निकाला है, जिसमें हम श्रेष्ठ प्रश्न करेंगे, जो भी बेहतरीन और संपूर्ण व्याख्या के साथ, जैसे हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसमें अगर मैं 25 क्वेश्चन आपसे डील करता हूं डेली, तो भी मुझे इनकी व्याख्या के लिए आपके साथ लगभग 1.5 घंटा चाहिए। तो मुझे आपको देने के लिए चाहिए कम से कम 5 घंटे, और 5 घंटे आप जानते हैं, क्योंकि मैं अकेले पढ़ाता हूं, मेरी कोई टीम नहीं है, और आप मुझ पे विश्वास करे हुए हैं, तो 5 घंटे मुझे पढ़ाना है। अब इस पढ़ाने के लिए मुझे पीडीएफ भी बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन की पीडीएफ बनवाऊंगा, उनको किसी से टाइप भी करवाऊंगा, फिर उनको यहां पढ़ाऊंगा भी। तो मुझे अपने इन 5 घंटे के पढ़ाने के लिए मेरे जाएंगे कम से कम 12 घंटे,
क्योंकि पढ़ाना आसान नहीं है। मैं वो टीचर नहीं हूं कि आया और पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं वो टीचर हूं जो पूरे तथ्यों को खंगालता है, चीजों को देखता है, तब पढ़ाता है। तो आज के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो 4 से 5 घंटे हमारे जाएंगे, इन सबको मैं आज शाम 5 बजे तक फाइनल कर दूंगा। और आज शाम 5 बजे मैं आपको बता दूंगा कि मेरी जो 3 क्लास आ रही हैं वो किस किस समय चलेंगी। फिलहाल आज जो एप्लीकेशन पे क्लास है पॉलिटी की, वो 3:30 बजे आप लोग मुझसे एप्लीकेशन पे जुड़ जाना। इसीलिए जो ये बीएनएस वाली क्लास है आज मैं लंबी ना लेके 1-1.5 घंटे की लूंगा, क्योंकि फिर मुझे 3:30 बजे ये पॉलिटी वाली क्लास भी लेनी है। और मैं आपको बता दूं इसमें हम पढ़ाएंगे क्या, लास्ट में कहां रह गए थे। तो हम इसमें आज संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था को समझेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको संसदीय व्यवस्था वगैरह सब पढ़ा दी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात आप समझ गए। तो 3 क्लास मेरी रेगुलर हो जाएंगी और 3 क्लासों का टाइम टेबल मैं शाम को 5 बजे बना दूंगा। अब मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि 2 क्लास मेरी यूट्यूब पे जाएंगे। देखो, एक तो प्रैक्टिस जाएगी। अब गौर से सुनो, ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रैक्टिस बैच है पोस्टमार्टम सीरीज, ये जाएगी रेगुलर, क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत सारे सवाल आपके ऐसे आएंगे जो यहीं से आ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको रिवीजन नहीं हो रहा, आप मत करो रिवीजन, आप केवल मेरा बैच लो और ये सीरीज करो। रिवीजन मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप करा दूंगा आपको। रिवीजन की चिंता छोड़ दो कि रिवीजन नहीं आ रहा। जब मैं क्वेश्चन सामने लाऊंगा ना और आपने जो पढ़ा है वो अपने आप दिमाग में आना शुरू होगा, तो बस एक बार रिपीट करना है। तो ये हम मंडे टू सैटरडे रखेंगे। मंडे टू मतलब सैटरडे मेरा प्लान है, फ्राइडे तक तो कम से कम रखेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन ये रखेंगे हम, 5 डेज। और 5 डेज का मतलब है कि अगर 25 क्वेश्चन रोज करते हैं तो 5 पंजे 25, 125 क्वेश्चन हफ्ते भर में हो जाएंगे। और 125 क्वेश्चन अगर हफ्ते भर में हुए तो लगभग 500 क्वेश्चन 1 महीने में हुए। तो 4-5-6 महीने का हमारे पास टाइम है। तो 2-3 हजार क्वेश्चन अगर हमने यहां निकाल दिए, कंप्लीट पॉलिटी प्लस बीएनएस प्लस बीएनएसएस प्लस एक्ट्स वगैरह, प्लस इसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी डाल दूंगा, वो सब कुछ हो जाएगा। उसकी चिंता छोड़ दो। रैंकर्स 3.0 पॉलिटी भी दे दीजिए ओल्ड बच्चों को। नहीं, रैंकर्स की पॉलिटी नहीं मिलेगी, वरना जिस बैच में पॉलिटी लाइव जा रही है वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो बच्चा पागल हो जाएगा। तुम तो अपना अपना सोचते हो। अब जो बच्चा बेचारा लाइव बैच ले रहा है वो देखेगा यार उसमें तो इतनी पॉलिटी पड़ी हुई है, अब मैं उसे पढ़ूं कि इसे पढ़ूं। कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। एक बात तो ये सुन लो। दूसरी बात मैंने बता दिया, ये टाइमिंग मैं आपको शाम को 5 बजे बताऊंगा। तीसरी बात, जो बीएनएस की मेरी फ्री क्लास जा रही है, मैंने ये भी सोचा है कि बीएनएस की क्लास को मैं रेगुलर नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जब मुझे प्रैक्टिस रेगुलर लेनी है तो ये नहीं ले पाऊंगा। लेकिन इसको मैं 3 दिन लूंगा यूट्यूब पे फ्री, यूट्यूब पे ये फ्री रहेगी। और जिन 3 दिन लूंगा मैं इसको लगभग 1.5 से लेके 2 घंटे ये लूंगा। तो 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आराम भी चाहिए गले को, वरना पता चला मेरी गला बैठ गया। क्लियर बात है, सब बच्चे समझे? तो ये भी मैं शाम तक डिसाइड कर दूंगा। ये बातें आप लोग समझ गए। तो आज शाम को 5 बजे मैं आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगा। आज शाम को 5 बजे 5 PM, तब तक मैं पूरा शेड्यूल बना लेता हूं, टीम से बात कर लेता हूं अपनी से, जो टीम मेरे साथ काम कर रही है वो किस समय क्या क्या संभाल सकती है, क्योंकि वो और भी बहुत सारे काम संभालती है बाकी दूसरे चैनल्स के। मैं अपना चैनल खुद नहीं संभालता, आपको पता है। मेरा चैनल जयपुर से संभाला जाता है और मैं यहां अकेला हूं इस स्टूडियो में और अकेला आपको पढ़ा रहा हूं। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरा सारा काम बाहर से होके आता है। नहीं, प्रैक्टिस ऐप पे नहीं होगी, प्रैक्टिस यूट्यूब पे होगी। पागल हो क्या? मतलब बिल्कुल ही बेवकूफी वाले सवाल। प्रैक्टिस में क्या दिक्कत है? किसी बच्चे को प्रैक्टिस करने दो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है। कंपटीशन तो यहीं आएगा ना, कंपटीशन तो यहीं पता चलेगा। तो 5 बजे आज शाम को बता दूंगा, ठीक है? और 3:30 बजे आज मुझसे एप्लीकेशन पे जुड़ जाना, एप्लीकेशन पे क्लास लेंगे 3:30 बजे, जो हमारी पॉलिटी का नया बैच शुरू हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए आगे। अब देखो, जो मैंने लास्ट पढ़ाया था, पढ़ने पे आ जाओ जरा। पढ़ने की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, जब आप गूगल करते हो किसी चीज को तो गूगल पे बहुत सारी जानकारी गलत है। अब क्योंकि उस जानकारी के चक्कर में मैं भी फंस गया, तो वहां जो हमने हिंदी, वैसे गलत हमने कुछ नहीं पढ़ा, जो हमने हिंदी के शब्द इस्तेमाल करे उनमें कंफ्यूजन आ गया। उस चक्कर में मुझे भी कंफ्यूजन आया। ध्यान दीजिए। देखो, अब ये गूगल से एक मैंने निकाला है कि भाई अभियोजन पक्ष और अभियोग पक्ष क्या है। अब इस बेवकूफ ने क्या किया, गौर से देखो, अभियोग पक्ष को ही यहां अभियोजन कह दिया और यहां भी देख रहे हो अभियोग पक्ष को बचाव पक्ष कह दिया। और मेरी इंग्लिश माशाअल्लाह है, वो आप जानते हो, मेरी इंग्लिश में मतलब भगवानी मालिक है मेरा। तो मैं इस प्रोसिक्यूशन और इस प्रोसिक्यूटर,
इसको समझ ही नहीं पाया। अब इसीलिए ये जो हमारी वर्डिंग्स हैं, अभियोग का प्रोसिक्यूशन होगा या अभियोजन का प्रोसिक्यूटर होगा, ये उस दिन गलत हो गया। अब उस गलत के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हुए, फिर मैं भी कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में मेरा दिमाग थोड़ा सा पागल हो जाता है, मैं इंग्लिश नहीं समझता हूं। लेकिन फिर क्योंकि इसको करेक्ट कराना था, तो आज मैंने पूरी चीजें निकाली हैं, उनको जरा गौर से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ रिसर्च करके निकाला, फिर मैं फिर भूल जाऊंगा। और ध्यान रखना, मैक्सिमम जो लोग कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इन चीजों में कंफ्यूज है, तो मैं किसी से बात भी नहीं करता हूं। सुनिए बात को गौर से। आइए अब जरा पढ़ना शुरू करिए फटाफट। देखिए, ध्यान से पढ़िए, जो समझा रहा हूं पहले केस थ्योरी समझ लीजिए क्या है। देखो, जब आप किसी विवाद की या किसी कोर्ट केस की बात करते हो, ध्यान से समझो, इस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं। जो हमारी लास्ट क्लास में जो अभियोजन और अभियोग पे जो ड्रामा हो रहा था, उसको हम जरा क्लियर कर रहे हैं, इसको नोट करिएगा। तो विवाद, कोर्ट केस कोई भी हो, कोई भी मामला हो, इसमें हमेशा देखो दो पक्ष होते हैं, ऐसे समझना सीधी भाषा में। एक होता है वादी पक्ष, एक होता है प्रतिवादी पक्ष। एक होता है वादी पक्ष, एक होता है प्रतिवादी पक्ष। समझे? अब जो है वादी पक्ष होता है, यानी जो वाद दायर कर रहा है, पूरा समझ लेना इस चीज को आज, फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगी कभी भी। जो वाद दायर कर रहा है, वाद मतलब केस दायर कर रहा है ना? जैसे ए व बी हैं। अब ए जो है, इसने बी ने क्या करा, इसकी जमीन हथियाई। या तो एक तरीका ये हो सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है कि बी ने ए के ऊपर हाथ उठा दिया, यानी उसकी पिटाई कर दी। अब देखो, ये दोनों केस अलग हैं। अगर जमीन हथियाने वाला केस है, गौर से सुनो, तो ये कहलाएगा सिविल मामला, दीवानी। और अगर हाथ उठाई है, मारपीट की है, झगड़ा किया है, मर्डर किया है, तो ये कहलाएगा फौजदारी, क्रिमिनल। तो मैं दोनों को समझा रहा हूं, दोनों में किसको क्या बोलेंगे, गौर से सुनिएगा। और कमेंट में जो बच्चे लग रहे हैं उनको लगे रहने दो, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दो। तो जब हम वादी पक्ष की बात करते हैं, तो यहां सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं, जो पक्ष शिकायत या कहो वाद या कहो केस दायर करता है किसी दूसरे पक्ष के खिलाफ। क्लियर है? अब इसी को इसीलिए फर्स्ट पार्टी बोला जाता है, और इसी को इसीलिए सेकंड पार्टी बोला जाता है, क्योंकि यह पहली पार्टी है जो केस दायर कर रही है, और जिस पे दायर कर रही है वो दूसरी पार्टी है। क्लियर हुआ? अब जिसने केस दायर करा है, इसने केस दायर करा है, यानी इसके साथ कुछ गलत हुआ है और इसने गलत किया है, बिल्कुल सीधी सी बात यह है। अब यहां गौर से सुनो, इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे पूरी थ्योरी को। सबसे पहले, अगर जो केस दायर कर रहा है, जो वादी है, इसी शिकायत को, इसी वाद को, इसी केस को भी कहते हैं अभियोग। अब हिंदी में समझना। और अभियोग जो है, बेसिकली ये एक वर्ब है। अभियोग क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं? अभियोग एक वर्ब है, यानी एक क्रिया है, कि अभियोग का मतलब है भाई शिकायत करना, वाद करना, या किसी के ऊपर केस दायर करना, यह अभियोग हो गया। और इसी का जो सब्जेक्ट है, यानी जो इसके लिए काम करेगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो होगा अभियोजन। क्लियर है बात? तो अभियोग क्या हुआ, एक वर्ब हो गई जिसने किसी के ऊपर केस दायर किया है। अब बात को गौर से सुनो, इनको किस नाम से जाना जाता है। अब मेन बात तो यही है, किस नाम से जान रहे हैं, यही तो फंस रहे हैं। तो देखो, जो अभियोग है, अभियोग ये है शिकायत। अभियोग का मतलब है शिकायत, यानी कि वाद। और जो अभियोजन है, अभियोजन ये है बेसिकली इसका सब्जेक्ट। यहां हो रही थी हमसे गलती, क्योंकि गूगल क्या कर रही है, अभियोजन और अभियोग को दोनों को कहीं एक बता रही है, कहीं अलग अलग बता रही है। तो अब हो क्या रहा है, अभियोजन क्या है, ये सब्जेक्ट है, यानी कि जो अभियोग के लिए लड़ेगा, गौर से सुन लो, बात को समझ लो, जो अभियोग के लिए लड़ेगा वो अभियोजन है। अब जो अभियोजन पक्ष का जो वकील है, अभियोजन पक्ष का जो वकील है, हमेशा याद रखिएगा, इसे ही कहते हैं सरकारी वकील। सरकारी वकील, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक
प्रोसिक्यूटर। तो ये जो प्रोसिक्यूशन शब्द है, प्रोसिक्यूशन, ये बेसिकली एक सब्जेक्ट है, और जो ये अभियोग है, अभियोग, प्रोसिक्यूटर जो है, ये एक शिकायत जो है, ये एक वर्ब हुई और ये उसका सब्जेक्ट हुआ। एक ही जगह है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दूसरी बात, जो सरकारी वकील लड़ रहा है वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन हो गया या प्रोसिक्यूटर हो गया। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि जो वादी पक्ष होती है वह सरकार होती है, सरकार होती है सामान्यतः। कभी कभी शिकायतकर्ता भी होता है, यानी जिसे इंग्लिश में कह रहे हैं कंप्लेन करने वाला, कंप्लेनर या कंप्लेन करने वाला जो है वो कभी कभी होता है। ध्यान देना इस बात को। तो मोस्टली कौन होती है? सरकार होती है। अब ये मैं कौन सा केस बता रहा हूं? ये मैं बता रहा हूं क्रिमिनल। ध्यान देना इस बात पे। ये मैं क्या बता रहा हूं? ये मैं क्रिमिनल कार्रवाई बता रहा हूं, क्रिमिनल, यानी कि मैं आपको फिलहाल फौजदारी समझा रहा हूं, फौजदारी, क्रिमिनल। क्रिमिनल केसों को हम लोग अभी डील कर रहे हैं। तो क्रिमिनल केस में दो पक्ष हो गए, गौर से सुनिए। पहला हुआ वादी, दूसरा हुआ प्रतिवादी। अब पहले वादी को समझ लो, जो पक्ष शिकायत कर रहा है, यानी जिसने वाद दायर करा है, जिसने केस दायर करा है। और अगर क्रिमिनल फौजदारी है तो हमेशा याद रखिएगा, क्रिमिनल केस में जो कंप्लेन करती है, जो फाइल कंप्लेन डालेगी, वो हमेशा सरकार होती है, गवर्नमेंट। हमेशा याद रखना है क्वेश्चन कि क्रिमिनल केसेस को कौन फाइल कराता है, कौन दायर कराता है? सरकार। इसीलिए सरकार उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती है जिसने शिकायत करी है, यानी जिसके साथ गलत हुआ, यानी जो बेचारा दबाया गया, जिसको मारा गया, जिसको पीटा गया, जिसको कुचला गया, ताकि उसको लगे कि भाई मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए सरकार अपनी तरफ से जो वकील देती है उसको सरकारी वकील कहते हैं। अब क्या कोई ये शिकायत करता अपना वकील खड़ा नहीं कर सकता? अपना भी कर सकता है। वो उसको लग रहा है अगर सरकारी वकील कमजोर है तो वो अपने को भी खड़ा वहां पे कर सकता है, उसकी कोई समस्या नहीं। अब जो दूसरा पक्ष है, इसे प्रतिवादी को कहते हैं डिफेंडेंट, डिफेंडेंट, क्योंकि ये अपने आप को डिफेंड करेगा, ये बचाव पक्ष कहलाता है। यानी वह पक्ष जिस पर आरोप लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। अब जिस पर आरोप लगाया गया है वो व्यक्ति कौन है? आरोपी। भाई वो व्यक्ति कौन है जिस पर आरोप लगाया गया? आरोपी। और इसी को कहते हैं आप एक्यूज्ड, एक्यूज्ड। और इसी का मैंने एक नाम बताया था आपको, मुल्जिम, मुल्जिम भी कहते हैं इसको, याद है? क्योंकि इस पर अभी केवल आरोप लगा है, आरोप साबित नहीं हुआ है। मैंने बताई थी ये बात। जब आरोप साबित हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मुजरिम बोलेंगे। अभी केवल ये मुल्जिम है। तो मुल्जिम या आरोपी या एक्यूज्ड या डिफेंडेंट या प्रतिवादी जो बचाव पक्ष हैं, वहां पे नोट डाउन कर लेना, पिछली क्लास में जाके करेक्ट डाउन कर लेना। जो अभियोग या जो अभियोजन है वो एक ही चीज है। अभियोग या अभियोजन जो पक्ष है, प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूटर, क्यूटर तो हो गया सब्जेक्ट जो करने वाला है, और प्रोसिक्यूशन क्या हो गया? ये एक तरह से सिलसिला हो गया, एक केस हो गया। बात समझ में आ गई? अब यहां तक मुझे बताओ, जो मैंने ये जानकारी दी है क्लियर है या नहीं है? ये मुझे बता दो यहां तक, जल्दी बताइए। ठीक है। और इसी को रेस्पोंडेंट भी कहते हैं, इसी को रेस्पोंडेंट भी बोलते हैं। और रेस्पोंडेंट, ये क्लियर है? जीएस सब एक जैसी होती है, किसी भी एक सब्जेक्ट की जीएस पढ़ लो, एक एग्जाम की सब एक जैसी है। तुम लोग कहां पागल हो? यूपी SSS की पढ़ाओ, फलाने की पढ़ाओ। हाँ जी, ये क्लियर है? जो बच्चे मेरे सामने पढ़ते हैं मुझे बताओ, मुझे केवल उनसे मतलब है जो पढ़ने आए हैं। ये क्लियर हुआ? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अभियोग में, अभियोजन में कर लोगे नोट डाउन, इनको करेक्ट कर लिया इनको। तो प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूटर ये एक ही बात है। अब मेरी इंग्लिश माशाअल्लाह है तो इसलिए मैं फंस जाता हूं, तो आप लोग नहीं फंसना, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया थोड़ा सा। ठीक, क्लियर हुआ? बताएं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बताएं जरा,
जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बताएं, ये क्लियर है? ये मैंने क्रिमिनल कार्रवाई बताई, अभी मैं इसमें फौज वो भी बताऊंगा आपको, जो दीवानी कार्रवाई होती है उसको बता रहा हूं, उसमें उनको क्या नाम देते हैं। पार्टी यही रहेंगी, बस दीवानी में नाम चेंज हो जाएगा। जल्दी बताइए फटाफट से, बोलो भाई। अभियोक्ता क्या है? अभियोक्ता यही है, अभियोजन में ही जो वकील है ना, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसी को अभियोक्ता कह रहे हो आप। अभियोक्ता यानी जो शिकायत कर रहा है, जो शिकायत कर रहा है वो अभियोक्ता है। तो शिकायत एक तरह से शिकायतकर्ता भी कर सकता है, एक तरह से सरकार भी केस फाइल कर सकती है, एक तरह से वकील भी कर सकता है, कोई भी, ये सब अभियोक्ता हैं। यही तो कंफ्यूजन हो रही है, यही तो मतलब ये गूगल पुगल ने बेड़ा गर्क कर रखा है। अभियोक्ता एक सब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं, मैंने माना सपोज किसी के खिलाफ शिकायत करी तो मैं अभियोक्ता हो गया, तो अभियोक्ता मेरे लिए जो सरकार वकील देगी वो सरकारी वकील होगा यानी प्रोसिक्यूटर हो गया, वो भी मेरे साथ ही है। ये पूरा जो तरीका है, जो पूरा सब्जेक्ट है, ये जो काम कर रहा है वो अभियोजन पक्ष है, हम अभियोजन पक्ष हैं। और अभियोग क्या हुआ? एक शिकायत, यानी जिसने शिकायत करी है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो समझ गए आपको इस बात को, कोई समस्या नहीं? अब देखो, इसी बात को अगर आप दीवानी मामलों में लेके चले जाओ, यानी कि सिविल मामलों में लेके चले जाओ, दीवानी या कहें जमीन जायदाद के मामले, जमीन जायदाद के मामले, दीवानी मामले या सिविल मामले, जमीन जायदाद के मामले जब कहते हो तो इन्हीं दो पक्षों को, जो पहला पक्ष है यानी जिसको आप वादी कह रहे हो, जो सेकंड पक्ष है जिसको आप प्रतिवादी कह रहे हो, तो हमेशा पहला पक्ष कौन है? जो वादी है, यानी जो वाद दायर कर रहा है, वाद दायर कर रहा है, यानी जो केस दायर कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं? सेम ही बात हुई, लेकिन यहां इसका नाम बदल जाएगा। तो यहां इसे कहते हैं PLAINTIFUL, प्लेंटफुल। भाई तुम देखना, यही स्पेलिंग है इसकी, PLAINTI। एक सेकंड स्पेलिंग देख लूं, स्पेलिंग में फिर गड़बड़ है। PLAINTIFF, प्लेंटिफ, ये होता है। ये जो वाद दायर कर रहा है वो प्लेंटिफ है, और ये प्रतिवादी हमेशा डिफेंडेंट ही होगा, डिफेंडेंट और रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट। तो इसने वाद दायर किया, यानी ये वो पक्ष है जिसके साथ गलत हुआ है, ये वो पक्ष है पहले वाला। और ये वो पक्ष है जिस पर गलत करने का आरोप है, जिस पर गलत करने का आरोप है। बोलो, कोई समस्या? अब समझ जाओगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो दीवानी पक्ष होते हैं इसको डिफेंडेंट या रेस्पोंडेंट कह दिया, और जिसने यहां वाद दायर किया दीवानी पक्ष में उसको प्लेंटिफ कह दिया, प्लेंटिफ। जल्दी बताएं मुझे जरा, यहां तक क्लियर हुआ? इसको प्लेंटिफ कह दिया। कोई समस्या बच्चों? प्रतिवादी को और कुछ नहीं बोल रहे, बस डिफेंडेंट बोल रहे हैं, यह याद रखना। रेस्पोंडेंट बोल रहे हैं या बचाव पक्ष बोल रहे हैं इसको। देखो भाई, ए ने बी पर आरोप लगाया तो बी अपना बचाव करेगा ना, सिंपल भाषा में समझो, जैसे नॉर्मल होता है। तो बी क्या करेगा? अपना बचाव करेगा। और ए ने क्या करा है? आरोप लगाया है, तो ये बचाव पक्ष है। ये डिफेंडेंट जो है ये हमेशा बचाव पक्ष या प्रतिवादी पक्ष है, और ये हमेशा वादी पक्ष है। लेकिन अभियोग और अभियोजन जो है वो यहां पे नहीं है, वो क्रिमिनल केसेस में ज्यादा बोला जाता है। यहां पे इनको वादी प्रतिवादी ही बोला जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर है? जल्दी बताएं। हाँ, डाइवोर्स दीवानी में आ जाएगा बिल्कुल, लेकिन अगर उसमें मारपिटाई झगड़ा वगड़ा हो गया तो फिर वो क्रिमिनल में चला जाएगा। क्योंकि एक तरह से क्या है, शादी एक टोर्ट है, शादी एक समझौता है, और समझौते के जो केस होते हैं वो सिविल में माने जाते हैं, दीवानी में माने जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? अभियोक्ता व अभियोजन पक्ष दोनों मुकदमा दायर करने वाले होते हैं, बिल्कुल सही बात। ये मैंने क्या कहा, इसे समझो, इसमें गड़बड़ मत करो। मैं भी गड़बड़ में कर रहा हूं, आप इस चीज को ऐसे समझे ना। देखो, अब मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हूं? मैं सब्जेक्ट हूं,
मैं पढ़ा रहा हूं, मैं करता हूं, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये तो मेरी वर्ब है ना भाई। मैं इस समय काम क्या कर रहा हूं बच्चों? मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरी वर्ब है। लेकिन मैं हूं कौन? मैं टीचर हूं। तो टीचर टीच कर रहा है, तो टीचिंग क्या है? वर्ब। और मैं कौन हूं? टीचर। इसी तरीके से अभियोजन जो है, अभियोजन, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर जो है वो कौन है? वो सब्जेक्ट है। वो कार्य कर रहा है, लेकिन किसके लिए कार्य कर रहा है? क्या कार्य कर रहा है? काम क्या कर रहा है? वो अभियोग कर रहा है, वो शिकायत कर रहा है। तो मैंने क्या कहा? ये वर्ब है और ये उसका सब्जेक्ट है। अभियोजन एक सब्जेक्ट है, अभियोग एक वर्ब है। और अभियोग का मतलब क्या है? शिकायत करना। अभियोग का मतलब क्या है? शिकायत करना, यानी कि एक केस फाइल करना, एक रिपोर्ट करना, या आप कहो कंप्लेन। कंप्लेन, तो कंप्लेन है अभियोग। अब आप बात समझे कि नहीं समझे? कंप्लेन है अभियोग। अब तो कोई डाउट नहीं, अब तो नहीं फंसोगे इसमें, कोई चिंता की बात नहीं है। जल्दी बताओ, आगे पढ़ाऊंगा, पढ़ाना शुरू करूं जल्दी से? बस इस तरीके से कर दो, फटाफट बता दो, हाँ जी पढ़ाना शुरू कर दो। जल्दी पढ़ाते हैं, जो चीजें रह गई थी। अच्छा, मैं आपको केस थ्योरी भी साथ साथ पढ़ा रहा हूं। जो मैं केसेस पढ़ाता जा रहा हूं, जो मैं आपको अभी वो पढ़ा रहा हूं, उनकी केस थ्योरी भी साथ साथ लेके चलूंगा, तो केस थ्योरी समझ के चलेगा। चलें आगे, जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो भाई। पानी ले लें जरा अपना। हाँ, लाइव है मेरे सामने, कोई दिक्कत? हो गया? सब लोग का समझ में आ गया? अब तो इसमें नहीं फंसेंगे, अभियोग अभियोजन में अब तो नहीं फंसेंगे कोई भी, समझ जाएंगे। अब समझ जाएंगे, एक ही चीज है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है। इस वजह से दिक्कत हो रही थी हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हम कौन से सेक्शन पे पहुंच गए थे बताओ? हम वो वाले सेक्शंस पढ़ रहे थे जो बीएनएस में नए ऐड हुए हैं। पहले हम सारे वो सेक्शन खत्म कर रहे हैं जो बीएनएस में नए ऐड हुए हैं, पक्की बात है। और उन्हीं को हम लोग पहले कवर करेंगे, और उसके बाद में फिर जो एक तरफ से बीएनएस को पढ़ना है वो हम बाद में कवर करेंगे। अधिनियम अलग चीज है, वो एक्ट हो गया, वो तो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। अब लास्ट सेक्शन कौन सा पढ़ाया था? तो लास्ट सेक्शन मुझे जो याद आ रहा है, मैंने दुष्प्रेरण पढ़ाया था। दुष्प्रेरण, बोलो। किसी के कान भरना, कानाफूसी करना, किसी को भड़काना, यह दुष्प्रेरण था। हाँ, 48 और 49, बिल्कुल। तो दुष्प्रेरण आपने पढ़ा था, लेकिन दुष्प्रेरण में आपने जो आर्टिकल पढ़ा था, सॉरी, जो सेक्शन पढ़ा था वो 48 पढ़ा था। और यह कहता है भारत के बाहर दुष्प्रेरण, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है भारत में अपराध घटित करना, भारत में अपराध कारित करना। यही तो पढ़ा है भाई हमने। भारत में अपराध कारित करने के लिए यदि कोई भारत के बाहर दुष्प्रेरण कर रहा है तो हम उसको भी सजा देंगे। और इसकी जो हमने सजा की बात करी थी वो हमने सेक्शन नंबर 49 में करी थी। लेकिन यह बात याद रखना, दुष्प्रेरण तो जो है वो पहले से चला आ रहा है। दुष्प्रेरण ये कौन सा आर्टिकल है? ये सेक्शन है, ये भारत के बाहर दुष्प्रेरण की बात हो रही है। भाई दुष्प्रेरण तो पूरा चल ही रहा है, इन पूरे सेक्शंस में दुष्प्रेरण ही चल रहा है जब हम भाग को पढ़ते हैं। लेकिन यहां 48 न्यू जुड़ा है जो कह रहा है भारत के बाहर हुआ दुष्प्रेरण। अब मैं दुष्प्रेरण से रिलेटेड कुछ आपको बातें बता रहा हूं, कुछ केस थ्योरी बता रहा हूं। मैं साथ साथ आपको केस थ्योरी पढ़ा के चलूंगा, बाद में इनका रिवीजन करेंगे, प्लस क्वेश्चंस में इनको शामिल करेंगे। सुनिए, दुष्प्रेरण अगर आ जाए कितने प्रकार का हो सकता है या कितने प्रकार से हो सकता है, मतलब कितनी तरह से किसी व्यक्ति को भड़काया जा सकता है। आज मैं आपको 2-3 केस बताऊंगा, उनको जरा गौर से समझिएगा। केस थ्योरी इंपॉर्टेंट है दुष्प्रेरण की। तो पहली बात तो यह है कि दुष्प्रेरण है क्या? भाई किसी को भड़काना, किसी को उकसाना और कुछ गलत कार्य के लिए उकसाना। लेकिन एक बात बताओ, किसी ने किसी को उकसाया, गलत कार्य करवाया किसी से, तो वो तभी तो माना जाएगा जब उसके अकॉर्डिंग गलत काम हुआ हो। किसी ने किसी के कान भरे कि भाई जाके उसको मर्डर कर दे, ए व्यक्ति ने बी के कान भरे कि जाके सी का मर्डर कर दे, लेकिन बी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बी के कान पे कहते हैं जू ही नहीं चली, तो क्या कोई कार्य हुआ?
क्या कोई गलत कार्य हुआ? नहीं हुआ। तो क्या जो ए है वो किसी दुष्प्रेरण का, किसी अपराध का दोषी है? नहीं। दुष्प्रेरण बेसिकली वो क्रिया है, जब वो लागू होगी वो तभी मानी जाएगी, वो अपराध तब माना जाएगा जब किसी दुष्प्रेरण से किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया और उसकी वजह से कोई कार्य गठित हुआ। ध्यान रखिएगा, कोई कार्य जब तक गठित नहीं हो रहा, कोई कार्य जब तक नहीं किया जा रहा है, कोई रिजल्ट जब तक नहीं हो रहा, मतलब अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, रिजल्ट तो बाद की बात है, जब तक प्रयत्न नहीं हो रहा है तब तक दुष्प्रेरण में दोषी नहीं माना जा रहा है। समझ रहे हैं? अब दुष्प्रेरण कितने प्रकार का हो सकता है? बताओ मुझे, दुष्प्रेरण कितने प्रकार से हो सकता है? अगर ये पूछूं, पता है किसी को? कितने प्रकार से हो सकता है दुष्प्रेरण? बताइए। चलो एक तो मैं ही बता देता हूं सबसे पहले, जिसे हम कहते हैं सलाह, या कहो इसको भड़काना, या कहो इसको उकसाना, यानी कि कान भरना एक नॉर्मल भाषा में। एक तो ये हो गया। और कोई दूसरे तरीके से दुष्प्रेरण बता सकता है मुझे? 3 तरीके से दुष्प्रेरण होता है, वैसे ये मैं आपको बता रहा हूं। आखिरी है सहायता करना। आखिरी क्या है? सहायता करना। सहायता, दुष्प्रेरण सहायता करने में भी शामिल होता है। जब कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो गलत में उसकी सहायता जो कर रहा है, जो उसको दुष्प्रेरण करके सहायता कर रहा है, वो भी गलत होता है। तीसरा, बीच वाला कोई बताइए, पानी की बोतल। तीसरा बताइए। हाँ जी, जल्दी से। तीन टाइप से होता है, बिल्कुल। देखो, उकसाना, अगला है षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना, और एक है सहायता द्वारा, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। ये 3 प्रकार का दुष्प्रेरण होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत डीप जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। सिंपल सिंपल ये समझिएगा कि जब किसी को सलाह दी जाती है, किसी को भड़काया जाता है, उकसाया जाता है कुछ भी गलत करने के लिए, तो आपने पहला टाइप हुआ। जब षड्यंत्र किया जा रहा है, यानी कि कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है किसी के अगेंस्ट में या किसी के साथ मिलके, अकेला व्यक्ति दुष्प्रेरण नहीं कर सकता। दुष्प्रेरण के लिए कम से कम 2 लोग, कम से कम 2 लोग आवश्यक हैं। भाई अकेला थोड़ी दुष्प्रेरण करेगा, भड़काएगा किसको? दीवारों को थोड़ी भड़काएगा, किसी को तो भड़काएगा ना। तो दुष्प्रेरण के लिए 2 लोग चाहिए, एक जो भड़का रहा है, दूसरा जो भड़क रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं। और सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, यानी कि जिसे हम नॉर्मली किसी की हेल्प करना बोलते हैं, उसको भी दुष्प्रेरण की सीमा में लाया गया है। अब यहां पर मैं कुछ केस थ्योरी बता रहा हूं, उन केस थ्योरीज को याद रखना। दुष्प्रेरण की केस थ्योरी बता रहा हूं कुछ मैं, हालांकि तीनों में से किसी को भी बता दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंपल है केस थ्योरी। अच्छा, एक बात नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए? कि दुष्प्रेरण चाहे उकसाना हो, चाहे भड़काना हो, षड्यंत्र करना हो, सहायता करना हो, कुछ भी हो, वो तभी माना जाएगा जब उस दुष्प्रेरण से, उस दुष्प्रेरण की सहायता से, उस दुष्प्रेरण के षड्यंत्र करने से, या उस दुष्प्रेरण के उकसाने से जब कुछ गलत हुआ है। गौर से सुन लो ये बात, जब कुछ गलत हुआ, when something is bad, जो करा, किसी ने किया, या कुछ लोप हुआ, जो गलत लोप है, जो ओमिशन है, जो उसके अपराध के ऑफेंस के दायरे में आ रहा है, वो तभी दुष्प्रेरण माना जाएगा। तो यहां क्या नोट करना जरूरी है? दुष्प्रेरण तभी अपराध है जब कुछ गलत अथवा लोप कारित हो। बस इतना सा नोट कर लो। दुष्प्रेरण तभी अपराध है जब कुछ गलत हुआ है उस दुष्प्रेरण के माध्यम से, जो सहायता दी गई है, जो भी करा गया है, या कुछ लोप हुआ, यानी किसी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया किसी दुष्प्रेरण के कारण, तभी दुष्प्रेरण अपराध है। जैसे आप दरोगा बन जाते हैं और आप दरोगा करके, आप 2 दरोगा हैं, दोनों दोस्त जा रहे हैं कहीं, एक और आ गया रास्ते में। अब जा तो रहे थे आप लोग ड्यूटी करने के लिए, उसने कहा भाई चल थोड़ी देर में चलेंगे, चल कुछ खा पी लेते हैं चल के। अब वहां जहां आपको जाना है वहां थोड़ी इमरजेंसी है। अब आप तो नहीं गए, आपका बेवकूफ दोस्त उसके साथ चला गया। अब चला गया तो
वो ले गया आपके दोस्त को, आप अपनी ड्यूटी पे पहुंचे, बट वो जो नहीं गया उसकी वजह से आगे जाके कुछ कार्य गलत हो गया। तो आपका जो दोस्त चला गया दूसरे वाले के साथ और जिसने उसको भड़काया, उसने क्या किया, उसकी ड्यूटी निभाने में टांग अड़ाई, उसकी जो कर्तव्य था उसकी कर्तव्य में टांग अड़ाई। तो उसने क्या किया, लोप किया। तो जो भड़का रहा है उसने लोप किया। अब जो ले गया है सहायता या षड्यंत्र से या उसको सलाह देके जैसे भी जो ले गया है, उसने दुष्प्रेरण का काम किया है। किसका, ओमिशन का, कि भाई उसने ड्यूटी नहीं निभानी थी। बात समझ में आ रही है, मेरी बात क्लियर है। अब यहां पे मैं कुछ केस थ्योरी पढ़ा रहा हूं दुष्प्रेरण के आधार पे, नेक्स्ट पेज पे पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक हो गया। चलिए केस थ्योरीज देख लें। केस थ्योरीज जरा देख लीजिए कौन कौन सी केस थ्योरीज हैं दुष्प्रेरण पर। और ये दुष्प्रेरण पे अब अलग अलग नहीं है, हालांकि ये तीनों अलग अलग उस पे हैं, मतलब सहायता के लिए अलग है, षड्यंत्र के लिए अलग है और आपका उकसाने के लिए अलग है, लेकिन मैं एक साथ बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आपको नॉर्मल आ जाएगा। तो केस थ्योरी में पहला केस लिखेंगे, नोट करेंगे जल्दी से। पहला केस हो रहा है, मैं ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं, मुझे जैसे आदत है ना बार बार बोलने की, लिखेंगे, बताएं जरा जल्दी से। हाँ जी, बोलूं। पहला केस है वकील यादव वर्सेस बिहार राज्य, सन 2000 का ही केस है ये। वकील यादव वर्सेस बिहार राज्य। क्या खासियत है इस केस की, क्या बोला गया है इस केस में? इसमें बोला गया है कि दुष्प्रेरण स्वयं में एक भिन्न अपराध है, भिन्न अपराध है, बस इतनी बात। तो क्या इसका मतलब दुष्प्रेरण पहले से अपराध नहीं था? आप लोग ये ना समझा करें कि किसी जजमेंट में अगर कोई बात कही गई है तो उसके बाद पैदा हुई है। भाई दुष्प्रेरण तो पहले से अपराध है, दुष्प्रेरण तो आईपीसी में अपराध रहा है। किसी के कान भरना, भड़काना या भड़काने से किसी से अपराध करवाना अपराध है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें न्यायालय कोई सेंटेंस मुंह से निकाल देता है, तो वो सेंटेंस याद हो जाता है, वो सेंटेंस एक तरह से प्रूफ हो जाता है कि भाई न्यायालय ये कह रहा है। अब क्या बात मैं कह रहा हूं, क्या दुष्प्रेरण अपराध है? नहीं, दुष्प्रेरण अपराध नहीं है। दुष्प्रेरण अपराध कब तक नहीं है? आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है, क्या दिक्कत है? दुष्प्रेरण, अरे भैया अपना वो चेक करो। हाँ जी, दुष्प्रेरण अपराध है। अरे इस बच्चे को जरा लिख के बता दो, अपना फोन बंद करके दोबारा वो करे, मैं तो बोल रहा हूं इसे आवाज नहीं जा रही। तो दुष्प्रेरण क्या अपराध है? नहीं, दुष्प्रेरण अपराध नहीं है। मैंने क्या कहा, सलाह देना अपराध थोड़ी। अब एक बात बताओ, यहां पे किसी ने किसी को सलाह दी, अब सलाह स्वयं में अपराध नहीं है, स्वयं में अपराध नहीं है जब तक उस सलाह से गलत कार्य या गलत लोप कारित ना हो। बोलो, क्या सलाह खुद में अपराध हो जाएगी? नहीं होगी। ये जो बात मैंने लिखी ये बात वहां भी है। अब लेकिन अगर गलत कार्य, गलत लोप कारित हो गया तो फिर दुष्प्रेरण अपराध बन जाएगा। तो यही बात, ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी अपराध नहीं है इनमें से जब तक कार्य नहीं होता, जब तक एक तरह से अटेम्प्ट नहीं होता है और फिर रिजल्ट आए तो अपराध है। तो दुष्प्रेरण स्वयं में एक भिन्न अपराध है। तो वकील यादव वर्सेस बिहार राज्य में जो बिहार जुडिशरी है उसका यह कहना है कि दुष्प्रेरण स्वयं में एक अपराध है, लेकिन वो अपराध कब बनेगा? मैंने क्या बोला, वो अपराध कब बनेगा? वो अपराध तब बनेगा जब उससे कुछ कारित हुआ है, जब कुछ गलत कारित हुआ है। बात समझ में आती है? पहला केस क्लियर है? मुझे बताइए जल्दी से। दूसरा केस फटाफट से करते हैं। पहला केस क्लियर है? साइड हो गया हूं मैं, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। पहला केस क्लियर है? पहला केस क्लियर है बच्चों? ठीक है। गुनगुना मोहन रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश स्टेट। गुनगुना मोहन रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट में क्या कहती है आंध्र प्रदेश जुडिशरी?
वो ये कहती है, वही वाली बात जो मैंने कही कि दुष्प्रेरण तभी अपराध है जब कार्य कारित हो। तो दुष्प्रेरण तभी अपराध माना जाएगा जब कार्य कारित हो। अगर कार्य कारित नहीं हो रहा है फिर दुष्प्रेरण अपराध नहीं माना जाएगा। समझिएगा, नॉर्मल चीजें मैं बता रहा हूं तो ताकि आप लोग फंसे ना इसमें। क्लियर हुआ? जल्दी बताएं। अच्छा, इनका डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे सन 2000 है, ये वाला 2010 है, तो इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप केस याद रखिएगा, समय की कोई आवश्यकता नहीं है, समय जरूरी नहीं है इनके लिए। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरा लिख लीजिएगा, वर्सेस वीसी शुक्ला। वीसी शुक्ला, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस वीसी शुक्ला। यह केस थोड़ा ध्यान देना। इस केस पे कहता है, न्यायालय यह कहता है कि दुष्प्रेरण का आरोप सिद्ध करना अभियोग या अभी मैंने बताया अभियोजन का कर्तव्य है। अब इस बात को भी गौर से सुनो। ये देखो, सारी केस थ्योरी वो कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और जिस अपराध के लिए, जैसे दुष्प्रेरण बहुत बड़ा अपराध है, और जब आप दरोगा बनेंगे तो आपको अपनी ड्यूटी निभाते हुए वास्तव में यह देखना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति ने अपराध करा है। अब तुम बिल्कुल वो बेवकूफ वाले दरोगा मत बन जाना, अपनी ड्यूटी को सही से निभाना। किसी व्यक्ति ने अपराध करा है तो यह छानबीन जरूर करना कि उस अपराध के पीछे क्या वास्तव में उसी व्यक्ति का हाथ है या किसी और व्यक्ति का भी हाथ है। ऐसी बेवकूफी मत करना, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप समाज में कुछ बदलाव पैदा करने जा रहे हैं, आप कुछ बेहतर करने के लिए जा रहे हैं समाज में अपना। आप जब तक अच्छा न्याय, जब तक आप अच्छी छानबीन नहीं करेंगे, न्यायालय अच्छा न्याय नहीं दे सकता। आपने किसी क्रिमिनल को पकड़ा, उसने किसी का मर्डर करा है, लेकिन वो वास्तव में खुद उसने मर्डर नहीं करा, उसको भड़काया गया। अब आपने अपना काम पूरा कर दिया, पकड़ के न्यायालय के सामने ले गए, साहब इसको ले जाओ, इसने जो मर्डर करा है। अब वो बेचारा अपना डिफेंड नहीं कर पा रहा अपने आप को, वो नहीं बता पा रहा जी मैंने मर्डर क्यों करा, किस वजह से करा, मुझे किसने भड़काया। क्योंकि करने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण है भड़काने वाला, क्योंकि अगर वो भड़काने वाला एक से करवा सकता है तो दूसरे से भी करा सकता है। नहीं आ रही बात समझ में? तो तुम्हें यह बात प्रैक्टिकली सोचनी है कि हो क्यों रहा है। तो यहां पे क्या कह रहा है, दुष्प्रेरण का आरोप सिद्ध करना अभियोजन का कर्तव्य है। अब गौर से सुनो, तुम लोग कौन हो? जब तुम एसआई बनोगे तो तुम सरकार की तरफ से जाओगे। गौर से सुनना पूरी बात को। जब आप दरोगा बने, एसआई बने, तो आप किसके पक्ष में गए? सरकार के। क्योंकि आपने क्रिमिनल को पकड़ा, जो मारा गया, जिसका मर्डर हुआ, या जिसके साथ मारपिटाई हुई, या जिसके साथ झगड़ा हुआ, या जिसकी जमीन छीन ली गई, उन लोगों की सहायता में आप खड़े हैं। आप भी तो उन्हीं के साथ हैं, आप भी तो सरकार के साथ हैं। तो आप अभियोजन या अभियोग पक्षी तो हैं, आप प्रोसिक्यूशन का ही तो हिस्सा है, आप प्रोसिक्यूटर का ही तो हिस्सा है, जिसके साथ अन्याय हुआ आप उसी का तो हिस्सा है। तो आप अपना कार्य करेंगे सही से, तो ये आपकी, ये सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होगी। आप ये साबित करके दिखाएंगे, आप वो प्रूफ लाएंगे कि सर जो गलती हुई, ए ने मर्डर करा, लेकिन इसमें मुख्य अपराधी बी है, बी ने मर्डर करवाया है। अब ये इंस्पेक्टर साहब, दरोगा जी, आपको साबित करना पड़ेगा वहां जाके कि जी ये इसने करवाया। तो याद रखिएगा, तो दुष्प्रेरण का जो आरोप है वो सिद्ध करना अभियोजन पक्ष का वो होता है। आपका वकील कौन होगा? सरकारी वकील। आपके साथ कौन होगा? सरकारी वकील होगा। तो आप उसको प्रूफ देंगे कि साहब ये प्रूफ है और इसने ये भड़काया है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ? तो अभियोजन पक्ष या अभियोग पक्ष का कर्तव्य होता है कि दुष्प्रेरण का आरोप वो सिद्ध करे। क्लियर है बात? नंबर 4, चौथा केस नोट करो जल्दी से। सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला हो गया, जल्दी बोलें। अब दो केस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये पहले भी पेपर में पूछे गए हैं, याद रखना, यूपीएसआई में आ गए हैं दोनों केस। ये दोनों केस यूपीएसआई में दुष्प्रेरण से लिए आए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। जो दो केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, इम्परर बनाम रामलाल पहला केस है, इम्परर
वर्सेस रामलाल, ध्यान दो, एम्परर वर्सेस रामलाल, और दूसरा केस है मोहित का, क्वीन वर्सेस मोहित, क्वीन वर्सेस मोहित। अब देखो यहां पे अंग्रेजों के समय की बात है, जब मैंने क्या कहा, स्टेट आपकी तरफ से लड़ रही होगी या स्टेट उसकी तरफ से लड़ेगी जिसपे अत्याचार होगा, तो एम्परर कौन है, राजा। भाई एम्परर कौन है, शाही एक राजा, और क्वीन कौन है, रानी। ये दोनों केस किसके समय के हैं, जब ब्रिटिश हमारे यहां पे कब्जा करके बैठे हुए थे तब के हैं। तो रामलाल वर्सेस मोहित, ये ध्यान देना, ये दोनों ही केस सती प्रथा से रिलेटेड है, दोनों ही केस सती प्रथा से रिलेटेड हैं। दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको बता रहा हूं, कहानी को बस सुन लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। इंपर वर्सेस रामलाल का जो केस है, रामलाल वाले केस में क्या होता है, एक औरत सती होने जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो जो रामलाल वाले केस में जो वहां के लोग हैं वो उस औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग गांव देहात के लोग, कि भाई सती नहीं होना, सती होना सही नहीं है। ये काम उन्होंने किया, उन्होंने इसकी जो रिपोर्ट थी वो थाने में भी दर्ज करी, थाने वालों को भी बोला, बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उस औरत को समझा नहीं पाए, वो सती होने चली गई। जब वो सती होने चली गई तो इन लोगों ने ये बेवकूफी करी कि ये उसके साथ चले गए। हालांकि उसको रोकना चाहिए था, बैठाते, दरवाजा लगाते, कुछ भी करते, उसके साथ चले गए। और जब वो सती हो रही थी तब भी ये चुपचाप बैठ के देखते रहे। इसी वजह से ये अपराधी बन गए एम्पर वर्सेस रामलाल वाले केस में। क्वीन वर्सेस मोहित वाले केस में क्या हुआ, जब एक लड़की सती होने जा रही थी तो जो लोग वहां पे खड़े थे उन्होंने उसके साथ, उन्होंने उसका जो एक दत्तक पुत्र था, जो उसका एक वो गोद लिया हुआ बेटा था, तो जब वो सती होने जा रही थी तो उस गोद लिए हुए बेटे ने, जैसे वो कहते हैं ना, मतलब उस समय कुछ नारे लग रहे होंगे कि राम नाम सत्य है या ऐसा कुछ, या जो भी बढ़िया एक स्लोगन बोला जा रहा होगा, तो कुछ लोगों ने क्या किया, केवल उन स्लोगन को बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने डायरेक्टली उसकी सहायता नहीं करी, उन्होंने केवल वो स्लोगन बोले। उस स्लोगन के बोलने से, जैसे राम नाम सत्य है, सती होना अमर है, या सतीव्रता अमर रहे, ऐसे कुछ बातें बोल दी। तो उससे क्या हुआ, इनडायरेक्टली उस औरत के कानों में ये बातें गई, तो उसको क्या मिला, उसको एक प्रेशर मिला, उसको एक पावर मिली। तो यहां पर इनडायरेक्ट दुष्प्रेरण हुआ, इनडायरेक्ट दुष्प्रेरण, समझना। यानी कि करता मतलब डायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरण हुआ, क्योंकि दोनों ही मामलों में सती की सहायता की गई। लेकिन सहायता की कैसे गई, नारे से या स्लोगन बोलकर, सती होना, सतीव्रता अमर रहें, सती जो स्वर्ग जाएं, ऐसा कुछ इन्होंने बोल दिया। और दोनों ही मामलों में ये मामले बहुत इंपॉर्टेंट बने, सती के मामले में ध्यान रखिएगा। क्लियर है, एम्परर वर्सेस रामलाल, क्वीन वर्सेस मोहित। तो ये 5 केस मैंने आपको बताए हैं, किसके ऊपर बताए हैं ये 5 केस मैंने आपको, दुष्प्रेरण के ऊपर बताए हैं। हां जी, मैंने आपको कई बार बोला, जो भी बच्चे हैं मेरे सामने, आप कौन क्या कमेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको भूल जाओ, मैं ही नहीं देख रहा हूं। कोई कर रहा है तो करने दो, बिकॉज वो अपना टाइम खराब कर रहा है बच्चे, वो बेटा वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहा है। आपकी तो एक एक सेकंड कीमती है। अगर आप कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, तो आपका ध्यान मेरी क्लास पे नहीं है। और जब मैं ही कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, चलने दो, चलने दो, बात खत्म। हमें अपने पढ़ाने पे ध्यान लगाना है, हमें अपने दिमाग को यहां से डाइवर्ट नहीं करना है। आप यहां पे ध्यान रखिए, कौन जो करा करने दीजिए, जो पढ़ने आया वो पढ़ेगा। सिंपल, ये क्लास किसके लिए है, जो सिलेक्शन लेने आया है, बस उसी के तो लिए ये क्लास है। बाकी तो टाइम वेस्ट करने को ना मेरे पास बहुत समय ना आपके पास बहुत समय नहीं ना, बस यहां ध्यान दीजिए। सिंपल, ये समझिए 5 केस क्लियर। मुझे बताइए, दुष्प्रेरण क्लियर हुआ, अब दुष्प्रेरण को कर लोगे, दुष्प्रेरण में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, क्लियर। भाई बच्चों बस ऐसे कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया, फिर मैं आगे चलता हूं, अगले सेक्शन पे चलता हूं। जल्दी से बता दीजिए, केस थ्योरी क्लियर दुष्प्रेरण की, जल्दी बताएं।
बोले। हाँ जी, क्लियर है, बढ़िया। अब आइए, हम कौन सी धाराएं पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बीएनएस में पहली बार जुड़ी हैं। तो कोई नया बच्चा ये ना सोचे कि ये 49 से सीधा 69 पे पहुंच जाएंगे, मैं वो पढ़ा रहा हूं जो पहली बार जुड़ी हैं, जो बच्चा बीच बीच में देखने आते हैं केवल के आए देखे चले गए, उनके लिए मैं समझा रहा हूं। आगे आइए, सेक्शन नंबर 69 मैं वो पढ़ा रहा हूं जो सेक्शंस बीएनएस में पहली बार जुड़े हैं। बाकी एक तरफ से बीएनएस स्टार्ट करेंगे जब ये सेक्शन खत्म हो जाएंगे, हमारे 20 सेक्शन है, ज्यादा नहीं है, नोट करिए। कोई दिक्कत? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, जो नए सेक्शन जुड़ रहे हैं ना बच्चों, वो हर हाल में इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो हर हाल में पेपर में आएंगे। तो नए सेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नए सेक्शन इसलिए जोड़े हैं कि भाई समाज में अपराध बढ़ा है, और जो समाज में अपराध बढ़ा है, अगर जो ज्यादा अपराध आ रहा है तो वो डेफिनेट पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पीछे क्या हुआ, आप लोगों ने बहुत सारे केस पढ़े जिनमें यह कहा जा रहा है कि जी मुझे शादी का झांसा दिया, शादी का झांसा दिया कि मैं तुझसे शादी करूंगा। अब नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बात को गौर से समझिएगा कि जब देखो होता क्या है, कोई भी चीज गलत नहीं है, समाज में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर भगवान ने कुछ बनाया तो गलत हो नहीं सकता। वो गलत हमारे तरीके में है, वो गलत हमारे करने में है। होता क्या है कि जब बच्चा 15 साल से लेकर और 20 साल की उम्र में जाता है तो डेफिनेटली एक फीमेल और मेल का आपस में एक अट्रैक्शन होता है, और इसी अट्रैक्शन को आप नाम देते हो प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, या जो भी कुछ हो गया। अब उस अट्रैक्शन में होता यह है कि इंसान बहुत जल्दी फिजिकल होने की कोशिश करता है या फिजिकल हो जाता है। उसका कारण यह है कि हमारे घर वालों ने हमें सही शिक्षा नहीं दी है। हमारे घर वाले इस बात पर बात करने से कतराते हैं, समाज इस बात पर बात करने से कतराता है कि खास तौर से लड़के और लड़की दोनों को एक सही शिक्षा कैसे दी जाए। एक फिजिकल रिलेशन जो होता है उसका क्या औचित्य होता है, क्या कारण होता है, शादी के बाद उसके क्या एक सरकमस्टांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि शादी से पहले वो गलत है, डेफिनेटली गलत नहीं है, समाज में कुछ गलत नहीं, मैंने क्या कहा, लेकिन करने का तरीका गलत है। आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, अब शादी से पहले माना किसी का रिलेशन है, लेकिन वो लोग शादी कर रहे हैं, वो लोग अपने समाज को आगे लेके जा रहे हैं, अपनी एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पे ये हुआ कि भाई शादी का झांसा दिया, किसी के साथ फिजिकल संबंध बनाए, किसी व्यक्ति ने किसी के साथ। अब यहां व्यक्ति है, ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति ने। दूसरी बात, ऐसा हुआ कि कोई लड़की किसी कंपनी में काम कर रही है, उसके बॉस ने कहा कि हम आपको प्रमोशन देंगे, फिजिकल संबंध बनाए। किसी ने किसी की सहायता करने के लिए, सपोज आप दरोगा हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आपने सुने होंगे कि कोई लड़की अगर थाने में कोई रिपोर्ट करने जाती है तो बहुत सारे दरोगा जो वहां पे आईओ हैं, उन्होंने उस लड़की के साथ अपना प्रेम संबंध बना लिया और उसके साथ फिर फिजिकल संबंध बना लिए। तो नौकरी करते हुए, तो खास तौर से समझ लीजिएगा, नौकरी करते हुए अगर आप इस तरीके की किसी चीज में इन्वॉल्व हुए तो आप अपनी गर्दन को आरे पे दे रहे हैं, आरे पर वो कटेगी, पक्का कटेगी, कभी ना कभी जरूर। तो नौकरी करते हुए कभी अपनी नौकरी से गद्दारी मत कीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आपके सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, लड़के लड़की दोनों के सामने बहुत सारे केसेस आएंगे जहां फिसलेंगे, जहां फिसलन होगी, लेकिन अपने पैर को जमा के चलना ही अपनी क्या बोले, अपनी इंसानियत होती है, अपनी खुददारी होती है, अपना गर्व होता है, और वो गर्व आपको महसूस होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो अब सेक्शन 69 इसी बात के लिए लाया गया है बीएनएस में, ध्यान दो, 69 याद करो मेरे साथ साथ, सेक्शन 69 इसी बात के लिए लाया गया। एक बिल्कुल सीधी सी बात ये कहता है प्रवंचना पूर्ण साधनों का उपयोग करके। अब यहां हमें यह शब्द समझना है, प्रवंचनापूर्ण, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रवंचनापूर्ण शब्द की परिभाषा बताइए, क्या अर्थ है इस शब्द का। तो प्रवंचनापूर्ण साधनों का उपयोग करके मैथुन करना, यानी कि फिजिकल रिलेशंस बनाना। प्रवंचनापूर्ण साधनों का उपयोग करके मैथुन करना, फिजिकल रिलेशंस बनाना। बताएं। हां जी, प्रवंचनापूर्ण साधनों का उपयोग करके फिजिकल रिलेशंस बनाना
यानी मैथुन करना। क्लियर है? इन प्रवंचनापूर्ण साधनों को इंग्लिश में कहते हैं DECITFUL मीन्स। इंग्लिश के लिए मुझे देखना पड़ता है, इसलिए मैंने एक पेपर पे लिख रखी है इंग्लिश। तो डिसीटफुल मीन्स है प्रवंचनापूर्ण साधन, और मैथुन करना सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात हो रही है डिसीटफुल मीन्स का उपयोग करते हुए। अब क्या है ये डिसीटफुल मीन्स, इनके क्या अर्थ हैं? ये अर्थ जरा समझ लो। विवाह का वादा करके, विवाह का वादा करके, यानी कोई विवाह का वादा कर रहा है। प्रोन्नति, प्रोन्नति यानी प्रमोशन, प्रोन्नति का वादा। भाई किसी ने, मैं थोड़ा साइड हूं, आप लोग नोट कर लें, प्रोन्नति का वादा किया है ना। नियोजन, नियोजन क्या है? नौकरी, किसी की नौकरी लगवा देंगे, ऐसे वादे जो कोई करता है। एम्प्लॉयमेंट। प्रवंचनापूर्ण आदि, आदि भी लिख लेना, यानी एक्स्ट्रा, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आदि, प्रवंचनापूर्ण आदि का उपयोग करके। तो विवाह का किसी ने वादा किया, प्रोन्नति का किसी ने, यानी कि इसको प्रोन्नति क्या बोला हमने? प्रमोशन, प्रमोशन हो गया, और वो शादी के वादे की बात हो रही है। क्लियर है? बोलें जरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है कि कोई व्यक्ति अपना नाम छिपा लेता है, और नाम छिपा के वो किसी दूसरे नाम से किसी व्यक्ति से मिलता है। अशोक है, राम नाम से मिल गया, श्याम है, कुमार नाम से मिल गया, व्हाटएवर, यानी कि अपनी पहचान छिपाकर, अपनी पहचान छिपाकर। देखो बच्चों, मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, और मैं बार बार ये बात आपको बोलता हूं, मेरा पढ़ाने का यहां जो औचित्य है वो पेपर पास करवाना तो है ही है, पेपर तो पास होगा ही होगा, रैंक तो आएगी, लेकिन मेरा औचित्य साथ में आपको एक अच्छा इंसान बनाना, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना, और आपको वो जानकारी देना, क्योंकि आप में से बहुत सारे दरोगा बनेंगे और आप इतना डिटेल में ट्रेनिंग में नहीं पढ़ेंगे। तो अगर अच्छी नौकरी करनी है, अगर हमेशा शाबाशी रखनी है अपने कंधे पे, और चाहते हो कि सीनियर्स आपका कंधा ऐसे थपथपाएं, तो ये जो बेसिक्स हैं इनमें आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ऊपर ऊपर का दरोगा मत बन जाना, बेसिक से स्ट्रांग करो ताकि आप चीजों को समझ पाओ। अब ये वाला जो मामला है अपनी पहचान छिपाकर, मोस्टली ऐसा कौन करेगा? मोस्टली या तो भाई कोई इंसान शादीशुदा है वो करेगा, वो पहचान छिपाएगा, या जो मतलब पहचान छिपाना चाह रहा है वो किसी भी तरीके से, या कोई धर्म के नाम पर पहचान छिपा सकता है, कोई जाति के नाम पर पहचान छिपा सकता है, कोई किसी कार्य के नाम पर पहचान छिपा सकता है, मतलब किसी भी रूप में पहचान छिपाकर अगर किसी व्यक्ति के साथ डिसीटफुल उनका सहारा लेके, तो ये सारे डिसीटफुल हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे ही बन गया कि बताइए निम्न में से कौन सा प्रवंचनापूर्ण साधन नहीं है, तो आप क्या करेंगे फिर पेपर में? अब सपोज किसी लड़की का रेप हुआ, या किसी ने आपके सामने आके कंप्लेन करी कि जी मेरे साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। अब उसने एक वो बताया आपको, एक कारण बताया कि इस कारण से हो रहा। अब कारण ही नहीं पहचान पा रहे हैं, केस कहां से लगाएंगे? बहुत सारे अपराधी हमारे समाज से इसलिए छूट जाते हैं, आप यकीन मानिए मेरी बात का, इसलिए कि उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना, वो महाबेवकूफ है, महाबेवकूफ। उसको यही नहीं पता कि अगर मैं इस पे धारा लगाऊं तो मैं कौन कौन सी लगाऊं। मैं इस पे 69 भी ठोकूंगा, मैं इस पे अगर मेरे पास लैंगिक अपराधों वाली धाराएं हैं मैं उनको भी ठोकूंगा, मैं अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली धारा है मैं उसको भी ठोकूंगा, मैं इतनी ठोक दूंगा निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन हमने क्या किया? नॉर्मल ऊपर ऊपर काजा पूरी करी, क्योंकि हम पढ़े तो है नहीं बीएनएस को, हमें याद कुछ है नहीं, और बस कर रहे हैं काम। कल परसों मेरे पास एक बच्चे का एक वो आया फोन, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो लड़का सब इंस्पेक्टर है ऑलरेडी, 2021 के बैच में है। आप यकीन करें, वो कह रहे सर आपकी यूट्यूब पे जो क्लास चल रही है ना बीएनएस की, मैं वो ले रहा हूं। मैंने कहा तू क्यों ले रहा है, तुम तो पढ़ी है? कह रहे सर नहीं, जो आप पढ़ा रहे हो ना, जो बारीकी आप बता रहे हो, वो मुझे वहां प्रैक्टिकल बहुत काम आ रही है, और मैं इसलिए उसे पढ़ना चाह रहा हूं। तो वो शायद सुन भी रहा होगा, क्लास को देख भी रहा होगा, बाद में देख लेगा। तो रियली आई फील अप्रिशिएट कि यार चलो कुछ तो मैं हेल्प कर पा रहा हूं किसी की, कुछ तो बढ़िया कर पा रहा हूं। तो प्लीज समझिएगा,
मेहनत से पढ़िएगा और इसलिए पढ़िएगा कि भाई आपको आगे भी इनके साथ डील करना है। तो अपनी पहचान छिपाकर अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो यह प्रवंचनापूर्ण साधन है। और एक है मिथ्या वचन देकर, मिथ्या वचन यानी फॉल्स कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट, झूठा वादा। क्या मतलब है इसका? झूठा वादा, झूठा वादा। अब मैं आपको एक वो बताता हूं, एक केस आपको समझाता हूं, सिंपल सा केस समझाता हूं। सपोज ए और बी एक लड़का लड़की हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत होती है और दोनों का मैं कहता हूं 8 साल रिलेशन रहता है चलो, या 5 साल रिलेशन रहता है चलो, और दोनों सीरियस हैं। गौर से सुनना, दोनों सीरियस हैं और बहुत सीरियस हैं। अब बार बार ये जो ए लड़का है ये बार बार, अब माना चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि लड़की जो है वो किसी और जाति से है और लड़का किसी और जाति से है। अब लड़के को लगता है कि मेरे घर वाले शादी नहीं करने देंगे, बहुत गौर से सुनना काम की बात को, अब मेरे घर वाले नहीं करने देंगे, फिर भी ये लड़की से कहता है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कहता है। 5 साल रिलेशन रहा, फिजिकल रिलेशन भी रहे, सब कुछ रहा। अब जैसे ही शादी की बात आई या कुछ भी आई, लड़के के पिता ने यह कह दिया कि या तो वो लड़की इस घर में आएगी या तो मैं रहूंगा, या तो मैं अपने आप को मार रहा हूं, या लड़की की मां ने कह दिया मैं मार रही हूं अपने आप को। सुनो बात को गौर से, लड़की की मां ने कह दिया। अब ये इसके सामने आ गया रोते बिलखते, मैं क्या करूं, मेरी मम्मी मर रही है, मेरे पापा मर रहे हैं। अरे तो ये बात तुझे 5 साल पहले से नहीं पता थी भाई, तुम इसका मतलब झूठ बोल रहे थे। बहुत सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के रिलेशन में जानता है कि मेरा परिवार क्या है, मेरे परिवार में क्या हो सकता है, या मेरा परिवार नहीं मानेगा, और वो एक सिंपल सी बात करता जा रहा है, वो एक नॉर्मल सी बात हमेशा बता रहा है, तो झूठ बोल रहा है। अरे जब तुम अपने परिवार को 100% जानते हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो फिर आप गलत कर रहे हैं ना। तो आप झूठ बोल रहे हैं, डेफिनेट आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर आप झूठ बोल रहे हैं, 5 साल बाद आप जाके कह रहे हैं कि मेरी मम्मी मरने वाली है, पापा मरने वाले हैं, या ये मरने वाला है, वो मरने वाला है, तो आप गिल्टी हैं, यहां ये गिल्टी है और यहां ये फंसेगा इसमें विवाह करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने विवाह का वादा किया था और अभी विवाह के वादे से पलट रहा है। तो हालांकि मैंने क्या कहा, उसकी इंटेंशन नहीं थी। अब एक बात और समझो, जब हम अपराध की श्रेणी में जाते हैं तो हम कहते हैं क्या इसका आशय था गलत करना? नहीं, इसकी इंटेंशन थी गलत करनी? नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी ये गलत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया। तो अब अगर आपको वादा पूरा करना है तो फिर आप करिए, फिर मम्मी या पापा जो भी कुछ जो है, या उनसे पहले बात कर लो रिश्ता जोड़ने से पहले कि जी ऐसे ऐसे लव अफेयर में पढ़ रहा हूं, बताओ शादी करवाओगे कि नहीं करवाओगे। सिंपल समझिए ना, समाज सिंपल है ही नहीं, समाज कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये क्लियर हुआ? मैं आवेश में बह जाता हूं कभी कभी इन बातों में, छोड़ो उसको, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी चलें। यूपीएससी पॉलिटी के बैचेस हैं मेरे एप्लीकेशन पे, आप जाइए, इंडियन कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक ऊपर दे रखा है, और पढ़िए। ज्यादा कमेंट नहीं, ज्यादा पूछापाछी नहीं, पढ़ना शुरू करो। बोलो भैया क्लियर हुआ? हाँ एक्ट पढ़ने हैं, एक्ट सारे पढ़ने हैं। आईपीसी सीआरपीसी मैंने डिलीट करा दी, उसकी जगह मैं बीएनएस पढ़ा ही रहा हूं। एक्ट सारे पढ़ने हैं, किसी भी बैच में जितने भी एक्ट हैं सारे पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। और बाकी मैं अब जो नए बैच हैं उनमें दोबारा पढ़ाऊंगा पॉलिटी खत्म करने के बाद में। चलें जी आगे, जल्दी बताएं। चलिए क्लियर हुआ? ये आप समझ पाए? तो प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी के साथ, और ये मैंने आपको एक परिभाषा दे दी है प्रवंचनापूर्ण साधनों की। उम्मीद है इन्हें आप नहीं भूलेंगे, ये आपके याद रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? बेहतरीन। चलिए आगे आते हैं। अब दूसरी बात समझते हैं प्रवंचनापूर्ण साधनों के साथ। ये समझते हैं कि ये जो अपराध है, जो सेक्शन 69 है, ये कैसा अपराध है? आपसे पूछा जाए कि क्या ये संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है? अब मुझे बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, इसको सोच, दिमाग को चलाओ, रटो मत। तुम्हें क्या लग रहा है सेक्शन 69 को देख के कि ये संज्ञेय अपराध होना चाहिए, यानी गंभीर प्रकृति का अपराध होना चाहिए, या असंज्ञेय होना चाहिए? कैसा लग रहा है? मतलब इसकी जो इंटेंशन है उसको देख के, इसकी जो क्रियाविधि है उसको देख के कैसा लग रहा है कि अपराध कैसा है? बताइए कैसा लग रहा है? डेफिनेटली संज्ञेय अपराध है भाई, गंभीर प्रकृति का अपराध है। तो कैसा अपराध है? ये संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, पहली बात। दूसरी बात कैसा है याद रखेंगे, गैर जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध है ये, यानी कि इसमें जमानत
एक अधिकार नहीं है। क्या समझाया था मैंने गैर जमानती अपराध में? जहां जमानत अधिकार नहीं होती, जमानत देना और ना देना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है। पढ़ा रखा है सब कुछ मैंने आपको। और इसमें कौन से न्यायालय में ट्रायल होगा? तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ट्रायल होगा। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा, ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ये ट्रायल होगा। ध्यान दीजिए। अगर लड़की लड़के से वादा करके कोई और किसी और से शादी कर ले, देखो गौरव, ये हमारे बीएनएस की और हर चीज की एक कमी है कि हम लिंग आधारित भेदभाव करते हैं। मतलब ये सरकार या कोई भी कह लो, ये मान के चलते हैं कि लड़के ज्यादा अपराधी होती हैं, लड़कियां कम अपराधी होती हैं और लड़कियों को इसलिए छूट मिल जाती है। तो इसके रिवर्स की बात होती है, इसीलिए ये है ड्रामा। हाँ जी, नोट करा? जल्दी बताएं, हो गया नोट? जल्दी बताएं, जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा, यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 69 है वो लड़का या लड़की नहीं कहता, तो वो दोनों को समान रूप से मानता है। वो कहता है जब कोई प्रवंचनापूर्ण साधन का उपयोग करे, कोई भी हो सकता है वो प्रवंचनापूर्ण साधन में, ये याद रखिएगा यहां पे। हाँ जी, क्लियर। अब एक बात और समझिए, ध्यान दीजिए, जो सेक्शन 69 में, नोट कर लेना ये बात बहुत ध्यान से, सेक्शन 69 में जो मैथुन है, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, अब एक बात और समझो, ये आप अपनी नौकरी भी खो दोगे, ये भी ध्यान रखना अगर सामने जज बहुत बढ़िया सा हुआ। देखो सपोज सेक्शन 69 का आप पे कोई मामला आ गया, अब लड़की आके ये कहती है कि जी लड़के ने मेरे साथ रेप किया है। सुनो गौर से, लड़के ने किया है रेप। वो कहेगा कैसे? कि जी मुझे इसने शादी का वादा किया, शादी का वादा किया और मेरे साथ जो है 3 साल तक वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता रहा। बहुत गौर से सुनो बात को, गौर से। तो आपने उस पर रेप का केस डाला और यहां पे सेक्शन 69 लिखा और आप पहुंच गए जज के सामने, तुम्हारी नौकरी भी खा जाएगा वो, और डांट तो लगाएगा अलग, क्योंकि रेप एक अलग मामला है और सेक्शन 69 एक अलग मामला है। इसलिए इस बात को सेक्शन 69 में स्पेशली जोड़ा गया है कि सेक्शन 69 में जो मैथुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या इसके मैथुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, वह रेप, बलात् संग की श्रेणी में नहीं आता, की श्रेणी में नहीं आता। यह बात को गौर से सुनना। अब आप कहेंगे जी रेप की श्रेणी में क्यों नहीं आता? भाई रेप की श्रेणी में इसलिए नहीं आता कि लड़के ने या लड़की ने जबरदस्ती नहीं करी है, वो दोनों की सहमति है। लेकिन यहां क्योंकि एक व्यक्ति अपने वादे से मुकर गया या गलत बोला है, झूठ बोला, उसके साथ हुआ, लेकिन सहमति दोनों की थी। रेप तब है जब किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति नहीं है, जब जबरदस्ती हो रही है तब रेप है वो। क्योंकि अगर यहां रेप के चार्जेस लगा दिए तो रेप में इस समय जो वर्तमान में जो रेप की कंडीशन है उसमें जो सजा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, तो यहां रेप की कंडीशन नहीं आएगी। तो स्पेशली बोला गया है कि यह रेप की श्रेणी में नहीं आता। याद रखिएगा, कभी इसमें रेप शामिल कर दो। रेप की श्रेणी में तब आएगा जब रेप वाले जो लक्षण हैं वो दिखाई देंगे। जब मैं रेप पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि रेप वाले लक्षण क्या हैं, कब आप उसको रेप में डिफाइन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इस पे जो सजा है, सजा जो है इसको नोट करें। यहां तक हो गया नोट? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। इसमें जो सजा है वो मैक्सिमम है 10 वर्ष तक की सजा। अब देखो, जब मैं यहां मैक्सिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम इसका अर्थ है कि 10 वर्ष तक मैक्सिमम होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? मैक्सिमम 10 वर्ष तक, मैक्सिमम। इससे कम कुछ भी हो सकती है, न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है, बट किसी भी कीमत पे 5 साल से कम तो देगा ही नहीं, क्योंकि 10 वर्ष मैक्सिमम हो रही है। और प्लस है जुर्माना। अब जब मैं प्लस लिख दूं, प्लस, तो समझ जाना और, यानी ये भी होगा साथ में ये भी होगा।
लेकिन जब मैं या लिख दूं या, तो मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इन शब्दों पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि पेपर में वहीं पे कंफ्यूजन बनेगा। वो कहेगा प्लस जुर्माना है या जुर्माना है, ऐसे भी फंसाएगा आपको। तो याद रखिएगा प्लस जुर्माना है। तो इन शब्दों पे विशेष ध्यान देना है। तो मैक्सिमम 10 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना। सेक्शन 69 यहां पे कंप्लीट होता है। मुझे बताइए सेक्शन 69 आपको समझ में आया कि नहीं आया? 69 याद है? जो हम पढ़ते जा रहे हैं उनको याद करो। 2 के 3 में हमने बालक की परिभाषा पढ़ी थी, फिर 48 में भारत के बाहर दुष्प्रेरण पढ़ा, 49 में उसके दंड पढ़े। लेकिन दंड के साथ ध्यान रखिएगा, दुष्प्रेरण स्वयं में अपराध नहीं है, वो तब तक नहीं जब तक कारित नहीं होता, और दुष्प्रेरण वही अपराध बन जाएगा जो उसका रिजल्ट आया। मर्डर हुआ तो मर्डर का दुष्प्रेरण है, सर फोड़ा तो सर का दुष्प्रेरण है। फिर हम 69 में आ गए। 69 में प्रवंचनापूर्ण साधनों का यूज करके किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है। प्रवंचनापूर्ण साधन कौन कौन से हैं ये मैंने यहां पे आपको लिखवा दिए। विवाह का वादा करना, प्रवृत्ति करना, नियोजन, अपनी पहचान छिपाकर, ध्यान दीजिए, अपनी पहचान छिपाकर, या झूठा वादा करना। क्लियर है? हाँ, मूल विधि की कंप्लीट क्लास यूट्यूब पे होंगी, रेगुलर होंगी, और 3 क्लास होंगी वीक में। भाई रेगुलर देखो, मुझे क्योंकि प्रैक्टिस सेशन भी लेना है तो मैं उससे ज्यादा ले नहीं सकता। 3 क्लास रेगुलर होंगी। मैं आज शाम को 5 PM दोबारा यूट्यूब पे आऊंगा और आपको पूरा टाइम टेबल बता दूंगा। तब तक मैं इसको सेट कर लूंगा, क्योंकि मेरी जो टीम काम कर रही है जयपुर से, मैं तो अकेला हूं यहाँ नैनीताल में, आपको पता है नैनीताल रहता हूं मैं, तो मेरा सारा काम बाहर से होता है, आउटसोर्सिंग होती है सारी। तो उनसे मैं एक बार ले लूं, उनके पास कब कब समय है। सेक्शन अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सेक्शन 69 के केस बता दो। बहुत बढ़िया। देखो, पहली बात तो आप ये जानते हैं कि सेक्शन 69 न्यू है। जब न्यू है तो अभी इस पे क्या कोई केस आया होगा? देखो, ऐसे मामले तो बहुत आए हैं जिनमें लोगों ने कहा जी मेरे से शादी का वादा करा, या हम लिव इन में रह रहे थे, या ऐसे रह रहे थे, लेकिन अभी तक वो मामले या तो रेप में काउंट हो गए या वो जबरदस्ती में काउंट हो गए, तो रेप की तरफ चले गए। लेकिन सेक्शन 69 के आधार पर अभी तक किसी को सजा नहीं है। मतलब अभी जब से ये लागू हुआ है, हो सकता है कोई केस चल रहे होंगे बहुत सारे, तो जहां जहां केस थ्योरीज रिलेट करेंगी वहां मैं अपने आप लिखवाऊंगा। बट क्योंकि ये न्यू है तो पर्टिकुलर इस केस के ऊपर नहीं है अभी तक। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आइए आगे, आगे चलूं? हाँ जी बोलो, यहां तक हो गया क्लियर? ये ध्यान रखेंगे, सजा याद रखेंगे। सजा साथ साथ याद करो, 6 और 9 दोनों में मैक्सिमम क्या सजा है? 10 वर्ष तक की प्लस जुर्माना चल रहा है। जल्दी बताएं, क्लियर है? क्लियर है जी? नौकरी पे है, सजा क्या मिलेगी? सजा तो मिलेगी, नौकरी भी जाएगी। अगर सरकारी नौकरी पे है, ध्यान रखिएगा, नौकरी भी जाएगी। सेक्शन नोट करें 95, जल्दी से नोट करें फटाफट से। ये सेक्शन और पढ़ा देता हूं। अपराध को कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना। जल्दी नोट करें, फटाफट से नोट करें। अपराध को कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। अपराध को कारित करने के लिए अब ध्यान दें, मैं किस शब्द को लिख रहा हूं? शिशु को यानी बालक को भाड़े पर लेना, बालक को भाड़े पर मतलब किराए पर है। नियोजित करना, नियोजित क्या हुआ? नौकरी पर, नौकरी दे दी। या नियुक्त करना यानी अपॉइंटमेंट, यानी कि किसी को किसी कार्य को करने के लिए अपॉइंट कराया। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सेक्शन 95 में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 86 अभी क्यों बताऊं, वो बाद में पढ़ाऊंगा भाई। 86 अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, अभी वो सेक्शंस पढ़ा रहा हूं जो बीएनएस में पहली बार जुड़े हैं। जब मैं कंप्लीट बीएनएस पढ़ाऊंगा, अभी इसके बाद जब ये सेक्शन खत्म हो जाएंगे तो फिर पूरा पढ़ाऊंगा। तो यहां ध्यान दें, शिशु है, बालक है, और मैंने बताया था कि इसकी जो परिभाषा है बालक की, चाइल्ड की जो परिभाषा जो आपने पढ़ी है, बताओ ये भी न्यू जोड़ी है?
बताओ, याद करके बताओ, अभी तो बताई थी। चाइल्ड की जो परिभाषा है वो जल्दी से बताइए, आपने अभी तो बताई थी, बोलो भाई। चाइल्ड की परिभाषा, हाँ जी। आईपीसी क्यों लिखनी है आपको? जब ये सारे नए सेक्शन हैं तो आईपीसी कहां से आ गई? मैं तो तुम लोगों से परेशान हूं। अबे जब कोई चीज नई जुड़ी है तो उसकी आईपीसी से तुलना हो कैसे जाएगी जब वो नई जुड़ी है, जब वो पहली बार आई है? कहां पागल हो, क्यों, किससे पढ़ लिए हो यार? हाँ जी, सेक्शन कौन सा था? अभी बताया था, 18 वर्ष से कम आयु, बिल्कुल ठीक है। तो चाइल्ड कौन है? अरे बोलो, सेक्शन कौन सा था? तुम्हें बताया था अभी, न्यू सेक्शन जुड़ा था, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 तुम्हें बताया था। इसमें चाइल्ड की परिभाषा यानी जो 18 वर्ष से कम आयु का है, कम आयु का। तो जो भी 18 वर्ष से कम आयु का है, यदि ऐसे किसी चाइल्ड को, गौर से देखो, कोई व्यक्ति किसी अपराध को कारित करने के लिए उसे भाड़े पर लेता है, उसको नियोजित करता है, उसको नियुक्त करता है, और उद्देश्य क्या है, आशय क्या है उसका? आशय, हाँ 1 का सी, बिल्कुल ठीक है, 1 का सी मतलब 2 के 1 का सी, सॉरी मैंने भी देखो गलत लिखा, सेक्शन 2 के 1 का सब सेक्शन 3, सब सेक्शन सी, बिल्कुल ठीक है, 2 के 1 का सब सेक्शन सी, 2 के 1 का, 2 का नहीं, 2 के 1 का, तो लेता है अगर। क्लियर हुआ? हाँ जी बताएं, क्लियर है? 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को नौकरी पर रखता है, अपॉइंटमेंट करता है, या उसकी हेल्प लेता है, हेल्प लेता है, सहायता लेता है, सहायता लेता है, तो सेक्शन 95 उसको गिल्टी बना रहा है। ठीक है, चलें आगे, जल्दी बोलें, बात समझ में आ रही है? सेक्शन 95 उसको गिल्टी बना रहा है। अब यहां बात को गौर से समझना है, बात को, 2 हिस्से हैं इस वाले सेक्शन के। पहला, अपराध कारित नहीं हुआ, ध्यान दो, और दूसरा, अपराध कारित हो गया, ध्यान दो। यानी कि किसी शिशु की सहायता से कोई अपराध करना चाहते थे, अपराध कारित नहीं हुआ, या तो अटेम्प्ट हो गया, गौर से सुनिए, और अटेम्प्ट हुआ तो वो फेल हो गया, या पता चल गया कि भाई इसने एक बच्चे को लिया है, उसको पिस्तौल दे रखी है और किसी का मर्डर करवाने जा रहा है, तो अटेम्प्ट कर दिया ना, प्रयास कर दिया, प्रयत्न कर दिया। ध्यान दीजिए, तो अगर अपराध कारित नहीं हुआ है तब भी क्राइम है। अपराध बेशक कारित नहीं हुआ लेकिन क्राइम है, क्योंकि आपने बच्चे को भाड़े पर ले लिया है। ध्यान देना, अपराध हुआ है नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, बेवकूफों गौर से सुनो, भाड़े पर ले लिया है, नियुक्त कर दिया है, नियुक्ति हो गई है, सहायता ले ली है, अब अपराध हुआ नहीं है लेकिन प्रयत्न हो गया ना। ये सब क्या है? ये अटेम्प्ट है, ये प्रयत्न की श्रेणी है, क्योंकि प्रयत्न शुरू कर चुके हैं आप, प्रयत्न में ही तो आप किसी की सहायता ले रहे हैं। तो जब अपराध नहीं हुआ तो ध्यान दो, मिनिमम जो इसकी सजा है वो 3 वर्ष, जो मैक्सिमम इसकी सजा है वो 10 वर्ष, यानी कि जो सजा होगी वो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और प्लस साथ में होगा जुर्माना, जो भी न्यायालय डिसाइड करेगा। अगर अपराध कारित नहीं हुआ, प्रयत्न हो चुका है, तो 3 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में सजा है, प्लस जुर्माना है। बहुत गौर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। लेकिन अगर अपराध कारित हो गया, अगर अपराध कारित हो गया, सपोज किसी का मर्डर करा दिया, सपोज किसी को अपंग बनवा दिया, सपोज किसी की आंख फोड़ दी, सपोज कुछ भी कर दिया, तब ऐसा माना जाएगा कि वह अपराध
बालक ने ना करके स्वयं उसी व्यक्ति ने किया है, स्वयं उसी व्यक्ति ने किया है। तो अब आप कहेंगे सर सजा क्या है? फिर ऐसे में सजा क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है, सजा क्या है? जो उस अपराध की सजा है, जो उस अपराध की सजा है, वही सजा उस व्यक्ति को भी दी जाएगी सेम। क्योंकि बालक तो निर्दोष है, बालक को तो बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा क्योंकि बालक को तो समझ है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे जैसे उस व्यक्ति ने स्वयं अपराध किया हो। अब अपराध अगर हत्या है तो हत्या का ट्रीटमेंट मिलेगा, अपराध अगर किसी की आंख वाँख फोड़ी है, हाथ पैर तोड़े हैं, पैरालाइज किया है, तो उस श्रेणी में कि मानव वध है, हत्या है, रेप है, व्हाटएवर जो भी है वो अपराध होगा। बताएं, ये बात यहां तक समझ में आ रही है? 95 क्लियर हुआ? मुझे बताइए जरा जल्दी से। सेक्शन 95 क्लियर है? जल्दी बताएं भाई। हाँ जी क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत? उन आईपीसी के सेक्शन को नहीं याद करना है रिंकू, मैंने कितनी बार बोला, जो आपने एक्ट्स पढ़े हैं बेटा, उन एक्ट्स में अगर कहीं आईपीसी का सेक्शन आ रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं आने वाला पेपर में। आपको केवल मैंने क्या कहा, वो जो सेक्शन है उसका क्या नाम है, वो किस लिए बनाया गया, वो किसको सुरक्षा दे रहा है, उसमें क्या सजा है, क्या उसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन सेक्शंस को याद करना है। उनमें आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शंस अगर कहीं रिलेट हो रहे हैं उनको नहीं करना है, डोंट वरी, उनको नहीं करना। और वो बीएनएसएस के सेक्शन अभी उनमें कन्वर्ट होंगे, एकदम हुए भी नहीं होंगे वो, तो उनको नहीं करना, वो नहीं आएंगे, डोंट वरी, उनको नहीं करो। अच्छा अब एक बात समझिए, अब बहुत गौर से सुनिए, ये नोट करके लिखिएगा। सेक्शन 95 के अधीन यदि किसी शिशु को चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी कि जो बाल यौन एक तरह से क्रिया है या जो भी कुछ कहें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो यदि किसी बच्चे को सेक्शन 95 के अधीन चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी कि अश्लील साहित्य कहते हैं इसको, अश्लील साहित्य इसको बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अश्लील साहित्य इसको बोला जा रहा है। लैंगिक शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, लैंगिक शोषण, ध्यान दो, मैं ज्यादा उधर चला जाता हूं तो फिर मैं इधर आने में दिक्कत होती है, इधर से लिखना सीधे हाथ से आसान होता है मेरे लिए। तो लैंगिक शोषण, अश्लील साहित्य, ध्यान देंगे जरा इन बातों पे। यदि इनके यूज के लिए सेक्शन 95 का उपयोग किया गया या ऐसे समझें, सेक्शन 95 को हटा दें, यहां पे ऐसे लिखें, तो यदि किसी शिशु को, मतलब लिख भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, काटना मत, बिल्कुल भी काटना मत, मैं फिर कह रहा हूं काटना मत, कोई बच्चा कटिंग ना करे। यदि किसी शिशु को इन कामों के लिए लिया गया है, कहने का मतलब यह है, तो यह भी सेक्शन 95 में ही कवर्ड है, मतलब अंतर्निहित है।
अंतर्निहित है। इसका मतलब ये, यानी पहले बच्चों की जो पोर्नोग्राफी वगैरह थी वो अलग अलग सेक्शन में चली जाती थी, तो इस वजह से उसको भी यहां पे कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब अपराध में अब सब आ गए। मतलब कहने का ये है कि जो अपराध की बात हो रही है ना, इस अपराध में जो ये अश्लील साहित्य वगैरह है या अश्लील कार्य वगैरह है, पोर्नोग्राफी करना है या किसी का सेक्सुअल हरेस करना है, ये सारी चीजें भी आ गई। जैसे मोस्टली आप क्या सुनते हैं, मतलब दिमाग खराब हो जाता है सुन सुन के, गौर से सुनिएगा, कि कोई मतलब अधेड़ उम्र का इंसान है, कोई 50 का है, कोई 55 का है, कोई 60 का है, वटेवर, और कोई 6 वर्ष का बच्चा है, कोई 3 महीने का बच्चा है, कोई 2 महीने का बच्चा है, वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश कर रहा है या उसका शोषण करने की कोशिश कर रहा है। मतलब मेरे तो दिमाग झन्ना जाता है कि आखिर कौन कौन लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं, ये मुझे यही समझ नहीं आके देता है। तो कहने का मतलब उसको भी इसमें कवर किया गया है कि अगर अच्छा एक बात और, अब आप इसमें तो सजा कम है, आप कहेंगे जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसमें तो बहुत ही कम सजा है। ये तो केवल अटेम्प्ट है, मैंने क्या कहा, ये तो अटेम्प्ट है, लेकिन अगर उससे जो कार्य हुआ उससे बच्चे को कितनी हानि पहुंची, बच्चे के मानसिक और शारीरिक उस पर क्या प्रभाव पड़ा, वो जो रिजल्ट आएगा वो यहां पे आ जाएगा। देखो समझना, जो रिजल्ट आएगा वो यहां पे आ जाएगा। अपराध कारित हो गया। किसी बच्चे को 6, 7, 8 साल के बच्चे को ले गया नियुक्त करके कि भाई आजा तुझको 100 रुपए दूंगा, कुछ काम है, वहां जाके वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है या पोर्नोग्राफिक कंटेंट की कोशिश करता है। अब वो अपॉइंटमेंट हो गया या नौकरी हो गई या किराए पे ले गया, अब वो ले गया इस कार्य के लिए, लेकिन कार्य हुआ नहीं, उससे पहले ही आपको भनक लगी या किसी और को भनक लगी और उसको पकड़ लिया गया। सुन लो, पकड़ लिया गया, कार्य नहीं हुआ, तो वो यहां पे लाइबल है, लाइबल हो गया तुरंत ही। जैसे ही आप दरोगा बनेंगे आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, तुरंत आप उसको पकड़ेंगे, लाइबल बनाएंगे यहां पे उसको आप। लेकिन अगर उसने कार्य किया है, अगर वो कार्य हो गया, अपराध हो गया, उसने रेप की कोशिश कर दी है, अटेम्प्ट कर दिया है, रेप, चाहे अब जब मैं रेप पढ़ाऊंगा तो समझिएगा किस किस बात को रेप कह रहे हैं, कितनी कितनी बारीक बातें अब बीएनएस में जोड़ दी गई हैं। तो रेप हो गया है ना, रेप की कोशिश हो गई है, तो इन सारी चीजों के ऊपर अगर हो गया तो फिर आप यहां पे उसको चार्जेबल बनाएंगे, तो फिर आप उस पर बहुत सारे केसेस लगाएंगे। क्लियर है बच्चों? आज के लिए इतना ही रखूंगा, क्योंकि अब मुझे 1.5 घंटे हर 3 वीक में, मतलब वीक में 3 क्लास लेनी है, तो आज हमने शुरू में कुछ और बातें भी करी थी। अभी 2:30 बज गया है, 3:30 बजे मैं इंडियन कोचिंग एप्लीकेशन पे लाइव आ रहा हूं पॉलिटी की क्लास लेने के लिए, लाइव जो हमारा कोर्स शुरू हुआ है। तो पहले वहां पे आ जाओ सब लोग, और फिर 5 बजे मैं आपको आज पूरा शेड्यूल दे दूंगा कि जो हमारी क्लास कल से शुरू हो रही है, कल से उसमें कौन कौन सी क्लास कब कब आ रही है, कल से जो शुरू हो रही है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, इतना काफी है, अभी के लिए इतना काफी है। मतलब वैसे तो हम इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे। मजा आया पढ़ के? मजा आया ना पढ़ के? तो बस अपना टेंशन नहीं लेनी है, मस्त होकर पढ़ना है, बढ़िया याद मैं करा दूंगा, याद करने की टेंशन मत लेना, बस इन चीजों को पढ़ना जो मैंने कराए हैं। 3:30 अभी एप्लीकेशन पे मिलते हैं, इंडियन कोचिंग एप्लीकेशन पे, वहां पे आके पॉलिटी पढ़ते हैं 1-1.25 घंटे, फिर 5 बजे लाइव जाके टाइम टेबल दे दूंगा और कल से फिर आपका रेगुलर शेड्यूल हो जाएगा। पॉस्को नहीं लगेगा क्या? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? मैंने वही तो कहा, जब आप दरोगा बनेंगे तो आप बताएंगे कि यहां भी पकड़ूंगा उसको, पोस्को भी लगाऊंगा उसके ऊपर, बाकी चीजें भी लगाऊंगा। ऐसा नहीं है बच्चे कि पोस्को लग जाएगा तो ये नहीं लगेगा, आप समझिए, ऐसा नहीं है, ये भी लगेगा, पोस्को भी लगेगा। किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो उस पर बीएनएस के वो भी लगेंगे, और महिला की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, चाहे वो लैंगिक अधिनियम है, चाहे वो दहेज वाले हैं, चाहे वो कोई और, तो वो भी लगेंगे, सारे लगेंगे। हाँ, 3:30 पे एप्लीकेशन पे मिलते हैं, है ना? थैंक यू बेटा। बैच फीस कम नहीं होगी, जो हमारा कंटेंट है उसके हिसाब से, मैंने पहले ही कहा, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, जो चाहिए सेलेक्टेड लोग चाहिए, उसके हिसाब से फीस है। थैंक यू। ठीक है, और मैंने बता दिया ये 5:30 बजे मैं आपको, अच्छा इसको मुझे अभी वो भी तो करना है, सेव करके भी आपको देना है, सेव करके मैं दे दूंगा, थोड़ा बहुत जो भी है, या ज्यादा नहीं है पर दे दूंगा आपको। ठीक है।